हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम जूनियर केमिस्ट के लिए कुछ सैम्पल पेपर लेकर आए हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो इस पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी गई है, वहां से आप पेपर को लेकर एक बार सोल्व कर लीजिए और जो भी डाउट दिक्कत आ रही है फिर आप ये वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। तो आपको इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें बताना है कि कौन सा मैग्नीशियम का ऐशक नहीं है और नहीं है। तो इसके लिए आपको सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप देख पाओगे उसके अंदर मैग्नीशियम है या नहीं है। जैसे कि मैं बात करूँ कार्नेलाइट की, तो कार्नेलाइट का हमारा फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। तो उसके अंदर Mg होता है दोस्तों। इसके बाद डोलोमाइट की बात करूँ तो डोलोमाइट आपका होता है MgCO3 डॉट CaCO3। तो हम इसमें भी हम देख सकते हैं कि Mg होता है। अगर मैं केलेमाइन की बात करूं तो केलेमाइन होता है आपका ZnCO3। तो देखो केलेमाइन ZnCO3 होता है, तो केलेमाइन में मैग्नीशियम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जो केलेमाइन है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं होगा। अगर सी वाटर की बात करूँ तो सी वाटर में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ होती है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम केलेमाइन के अंदर नहीं होगा। केलेमाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एटॉमिक नंबर ऑफ निकल एंड कॉपर आर 28 एंड 29। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है और वो बताता है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता भी रखा है कि निकल और कॉपर का एटॉमिक नंबर इतना है, मतलब या तो निकल का होगा या कॉपर का होगा। अब उन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होगा, इस वजह से कन्फिग्रेशन ऐसा आ गया होगा। तो हम इसमें देखें तो 3p6 3d10, मतलब यहाँ पर 4s के दोनों 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। अब हो सकता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर कॉपर और निकल के हम दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो कॉपर +1 होता है, कॉपर +1 में क्या होता है कि 4s कॉपर में 4s1 रहता है, तो कॉपर +1 में 4s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉपर +1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है ये देखनी है। तो हमें पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट होते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। तो यहाँ पर जो 3p3 है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द कन्वर्जन ऑफ Br2 टू BrO3 माइनस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br चेंज फ्रॉम, मतलब Br2 से BrO3 माइनस में उसको बदला गया है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या चेंज आया होगा। तो दोस्तों Br2 एलिमेंट है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 रहता है। Br2 के अंदर 0 रहता है। Br का ऑक्सीडेशन H2O2 N2 कोई भी डाई एटोमिक कंपाउंड हो जो अपनी जिस नेचर की जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में दे रखा हो, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 रहता है दोस्तों। तो Br2 का हो गया यहाँ पर 0। और अगर बात करूँ मैं BrO3 माइनस की, तो BrO3 माइनस में हम ऑक्सीडेशन नंबर Br का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा Br का +5, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों +5। तो हम कह सकते हैं कि 0 से +5 में वो जा रहा है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन है कि अमोंग द एल्कली मेटल सीजियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज। जो सीजियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखेंगे कि जो 4th वाला ऑप्शन है कि द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लूजली बाउंड देन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एल्कली मेटल। तो जो सीजियम होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़ा होने के कारण जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस उनको अच्छे से क्लोजली बाउंड नहीं कर पाता। ये लूजली बाउंड होते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, इसलिए आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए इसका जो
सीजियम है वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाता है, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, तो इसलिए आसानी से सीजियम प्लस बन जाता है सीजियम से, इसलिए सीजियम एल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये इसका फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको N2 मॉलिक्यूल को लेकर लेविस स्ट्रक्चर आपको बतानी है कि कौन सी रिप्रेजेंट करेगी N2 को। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो वो बॉन्ड बनाने में काम ले लेता है। अब हर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हमने बना लिए क्रॉस करके, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी। ठीक है, तो एक मिनट दोबारा बना देता हूँ। नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब हर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और रख लेगा वो। ठीक है, तो ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर हो गई है, तो हमारा आंसर फर्स्ट है वो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रोंगेस्ट इन। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत किसके अंदर है। तो जो FHF के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पे। इस वजह से फ्लोरीन इसको मतलब अट्रैक्ट करेगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगी। तो FH और F के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डीकम्पोजिशन ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ CaCO3 गिव 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस एट STP। द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द गैस। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप खुद से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CaCO3 होता है, उसको डीकम्पोज करवा रहे हैं। CaCO3 है, उसको डीकम्पोज करवा रहे हैं हीट वगैरह देकर। तो ये तो CaO बनेगा और CO2 बनेगा, CaO प्लस CO2 बनता है इससे। अब यहाँ पर आपको CO2 का मास दे रखा है, तो CO2 का यहाँ पर 11 CO2 की वॉल्यूम दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, मतलब वॉल्यूम दे रखा है। तो CO2 का वॉल्यूम दे रखा है, तो हमको पता है कि STP पर 1 मोल का वॉल्यूम होता है 12.4। ठीक है, तो यहाँ पर 11.2 दे रखा है, मतलब आधा दे रखा है। तो इसका मतलब CO2 का आधा मोल दे रखा है आपको यहाँ पर। तो आधा मोल CO2 है, तो यहाँ पर KOH कितना चाहिए इस CO2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखो CO2 एसिडिक नेचर का होता है, तो KOH बेसिक नेचर का है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आधा मोल CO2 है, तो KOH भी हमको आधा मोल ही चाहिए, तो आपको आधा मोल KOH लेना है और उसका मास बताना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो KOH के हाफ मोल का मास हो जाता है यहाँ पर 28 ग्राम। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 1.964 ग्राम डेसीमीटर क्यूब इनवर्स 3 एट 273 केल्विन एंड 76 सेंटीमीटर Hg। द गैस इज, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है दोस्तों, आपको टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, गैस पूछी है। एक तरह से गैस का आपको मोलिकुलर मास पूछा है। आपका गैस का मोलिकुलर मास पता लगती है, आप बता दोगे कौन सी गैस है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है PM बराबर DRT। ये फॉर्मूला आप लगाइए। टेम्परेचर दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, आपको प्रेशर भी दे रखा है, मोलिकुलर मास पूछा है, R होता है यहाँ पर गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो वो आप रख दोगे इसके अंदर, तो आपको पता लग जाएगा इसका मोलिकुलर मास कौन सा है। तो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 44, तो वो होता है आपका CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों क्या होंगे कि इस एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जो डायरेक्ट आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, वरना 60 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, 1-2 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये 10वां क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसका बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको करना है तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो लंबे क्वेश्चन करोगे तो बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे जो आसान क्वेश्चन है। तो ये आपको स्ट्रेटजी आपको दिमाग में लेकर चलनी है कि सबसे पहले आसान क्वेश्चनों को करना है।
आपके 40 से 45 आसान क्वेश्चन हो जाए तो आप थोड़े सिक्योर हो जाओगे। उसके बाद जो कठिन क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करिए। तो जैसे 10वां क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है कि 0.06 मोल ऑफ KNO3 सॉलिड, उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर मिलाया गया है सॉलिड को 298 केल्विन पर। तो एंट्रोपी ऑफ KNO3 सॉल्यूशन इज इतनी है, एंट्रोपी दे रखी है आपको यहाँ पर, ठीक है। और आफ्टर द सोल्यूट इज डिजोल्व द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा Q बराबर MC डेल टी, यहाँ पर लगाओगे Q बराबर MC डेल टी। तो Q आपको किलो जूल में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर C हमें पता है वाटर के अंदर डिजोल्व किया जा रहा है, तो वाटर की हीट कैपेसिटी C की वैल्यू 4.184 जूल आपको ले लेनी है। टेम्परेचर डिफरेंस, एक टेम्परेचर दे रखा है और दूसरा हमको निकालना है। और बात करूँ मास की, तो देखो यहाँ पर दोस्तों मास में क्या लेना है, एक तो मास ऑफ KNO3 लेना है यहाँ पर, और एक मास ऑफ वाटर लेना है। तो मास कैसे निकालेंगे यहाँ पर KNO3 का, तो मास यहाँ पर KNO3 का आपको निकालना है, मास होता है इसका, इसके मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दें KNO3 के, तो मोल दे रखे हैं 0.06, और KNO3 का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 101.32। तो 101.32 को 0.06 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मास ऑफ KNO3 आ जाएगा, मास ऑफ KNO3 आपका ये आ जाएगा। अब हमको मास ऑफ वाटर निकालना है, तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम भी दे रखा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो यहाँ पर वाटर का भी आपका मास आ जाएगा। तो दोनों का मास आ गया तो दोनों को जोड़ देना है, जोड़कर वो M की जगह रख दोगे। C की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 4.184 और डेल टी आपको निकालना है, और Q यहाँ पर दे रखा है आपको, Q की वैल्यू दे रखी है आपको, एंथैल्पी दे रखी है 35.8 किलो जूल पर मोल। अब देखो यहाँ पर किलो जूल में है और ये जूल के अंदर आएगी चीज़ें, तो वो भी आपको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना है। तो इस प्रकार करोगे तो आपका डेल टी आ जाएगा, और डेल टी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, आपको T2 298 केल्विन दे रखा है, T1 आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाता है वो 293 केल्विन आता है दोस्तों, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, आप करिएगा, हो जाएगा। यही मेथड लगाना है, Q बराबर MC डेल टी, M आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन से KNO3 और वाटर का मास हो जाएगा। C यहाँ पर वाटर की 4.184 जूल लेनी है, और डेल टी में T1 एक टी दे रखा है, दूसरा टी आपको निकालना है, Q की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। इस प्रकार हम इसको करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 11th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 मोल ऑफ ईच ऑफ SO2 एंड O2 गैस आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म SO3 इन ए क्लोज वेसल एट इक्विलिब्रियम 25% ऑफ O2 इज यूज्ड अप, द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द गैस प्रेजेंट इक्विलिब्रियम। तो ये आपको बतानी है दोस्तों। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि पहले तो SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है, तो इसको बैलेंस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा आपको कि 2SO2 प्लस O2 से आपका बन रहा है 2SO3, मतलब एक तरह से SO2 प्लस O2 से SO3 बन रहा है, उसको आप बैलेंस कर देना। तो यहाँ पर 2 आपको लगाना पड़ेगा। अब इनिशियल में इसके भी 4 मोल दे रखे हैं और इसके भी 4 मोल दे रखे हैं। अब बोला है कि O2 का 25% रिएक्ट कर जाता है, तो 4 का 25% हो गया 1, तो 4 में से 1 रिएक्ट कर रहा है, तो 4 माइनस 1। अब इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो SO2 के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके डबल हैं। तो यहाँ पर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 2 मोल करेंगे, तो 4 माइनस 2 करने पड़ेंगे। अगर SO2 के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो SO3 के भी 2 मोल बनेंगे, तो यहाँ पर 2 मोल बन जाएंगे। तो टोटल मोल आपके इक्विलिब्रियम पे कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर 2, तो 2 3 2 मोल, टोटल 7 मोल यहाँ पर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 मोल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल आपको बताना है, कौन सा होगा ऑटो कैटलिस्ट का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन 4 है,
ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिफाइड KMnO4। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाय एसिडिफाइड KMnO4। इसके अंदर क्या होता है कि KMnO4 होता है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन के बाद MnSO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, वही ऑटो कैटलिस्ट का काम करेगा, वही रिएक्शन को खुद ही कैटलाइज कर देगा। तो MnSO4 यहाँ पर ऑटो कैटलिस्ट का काम करेगा, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। बाकी में ऐसा कुछ नहीं बन रहा। 13 नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डूरिंग द फ्यूजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सोडियम मेटल नाइट्रोजन ऑफ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू। तो इसमें नाइट्रोजन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है ये बताना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोडियम मेटल की प्रेजेंस में फ्यूजन की रिएक्शन की बात करूँ मैं तो क्या होगा, कार्बन होगा प्लस आपका सोडियम मेटल है प्लस आपका नाइट्रोजन है, प्लस नाइट्रोजन। तो इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, हीट दी जा रही है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनता है दोस्तों NaCN। NaCN यहाँ पर आपका बनता है इनसे, तो NaCN आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट Y बताना है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि प्रोडक्ट Y आपको बताना है। तो 2 2 4 5 6 7 मेंबर रिंग दे रखी है। तो 7 मेंबर रिंग को हम अगर देंगे हीट, तो इसमें से CaCO3 निकल जाएगा आपका, CaCO3 यहाँ पर निकल जाएगा। ये देखो ये CaCO3 यहाँ से, एक मिनट, CaCO3 यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों हीट देने पर। तो अब इसके अंदर ये एक O भी निकल जाएगा CaCO3। तो अब इसमें कीटोन बच गया, कीटोन बच गया तो ZnHG और HCl देने पर ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदल देते हैं। C डबल बॉन्ड O है उसको ये बदल देंगे CH2 के अंदर, ZnHG और HCl। तो Y आपको क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर Y बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन। Y यहाँ पर साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि द रिएक्शन C2H5ONa और C2H5I, तो बताना है ये कौन सी ये बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं। तो ईथर बनाने वाली कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये आपको नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों नेम रिएक्शन अच्छे से याद कर लेना, पक्का 2 से 3 क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आने वाले हैं। तो ईथर की जो बनाने की जो रिएक्शन होती है वो होती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। O- होता है, ये अटैक कर देता है इस पर, तो I यहाँ से निकल जाएगा, तो C2H5O C2H5 ये आपका बन जाएगा। तो ये होती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डेल्जी और डेल्जी नोट वर्सेस टी प्लॉट एलिंगम डायग्राम में होता है, तो उसका जो डाउनवर्ड स्लोप होता है वो कौन सी रिएक्शन का होता है ये पूछा है। तो जब भी दोस्तों आप एलिंगम डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार डायग्राम होता है एलिंगम, जो सारे जो स्लोप होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, बस 2 स्लोप होते हैं वो ऊपर की तरफ नहीं होते। तो एक स्लोप उसमें आपको ऐसा मिलेगा और एक स्लोप आपको पैरेलल मिलेगा, एक स्लोप पैरेलल मिलेगा और एक स्लोप ऐसा नीचे की तरफ आता हुआ मिलेगा। तो नीचे की तरफ जो आता हुआ जो होता है वो जब कार्बन से बनता है आपका CO, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, उसका जो स्लोप होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा जो पैरेलल स्लोप होता है, पैरेलल स्लोप होता है वो होता है जब CO आपका बन रहा है CO2 के अंदर, CO बन रहा है CO2 के अंदर, उसका जो ग्राफ होता है पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि डाउनवर्ड किसका स्लोप है, तो जब CO बनता है तो उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, तो CO वाला यहाँ पर डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन एंडोथर्मिक। ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन हो रही है उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है ये आपको बतानी है। तो ब्लास्ट फर्नेस की रिएक्शन में जो CaCO3 होता है उसको हीट देने पर CaO और CO2 बनता है, इसमें हीट देनी पड़ रही है, डेल H पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों आपकी। नेक्स्ट है कि लिक्कर अमोनिया बोतल आर ओपनड ओनली आफ्टर कूलिंग, दिस इज बिकॉज। तो
उसको ठंडा करने के बाद ही उसको खोलते हैं लिक्विड अमोनिया को। ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें मुझे दोनों ऑप्शन लग रहे हैं। एक तो ये माइल्ड एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए उसको ठंडा करके ही खोलते हैं, कहीं आग वाग ना पकड़ जाए। दूसरा, इसमें वेपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इस वजह से ही इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और फिर खोलते हैं। तो इसमें अगर ज़्यादा बेटर ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, तो वो मेरे हिसाब से ये रहेगा आपका ज़्यादा बेटर ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा। तो इट्स ए माइल्ड इसमें माइल्ड एक्सप्लोजिव, मतलब ये ज्वलनशील होती है, इसलिए इसको ठंडा करके खोलते हैं। तो ज़्यादा सही इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द फॉर्मेशन ऑफ O2 प्लस PtF6 माइनस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जिनोन फ्लोराइड्स, दिस इज बिकॉज। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये कंपाउंड बनता है, इसमें फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जिनोन फ्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, बताना है। तो देखिए इसमें O2 एंड Xe है वो कंपेरेबल साइज़, बिल्कुल सही है। O2 का साइज़ और Xe जिनोन का साइज़ लगभग बराबर होता है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर बाकी भी पढ़ूँ कि बोथ O2 एंड Xe आर गैस, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है। बोथ O2 एंड Xe मतलब वो गैस होती है, लेकिन ये इसके रीजन नहीं है इसकी फॉर्मेशन का। गैस तो बहुत सारी होती है। ऑप्शन थर्ड है कि O2 एंड Xe है वो कंपेरेबल आयोनाइजेशन एनर्जी। वैसे इस क्वेश्चन में आंसर थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि O2 और Xe होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगभग बराबर सी होती है, तो थर्ड भी इसका आंसर होगा। अगर फोर्थ की बात करूँ, O2 एंड Xe है वो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंट होती है। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग बराबर होती है और उनका साइज़ भी क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों इसके ऑप्शन होंगे, इसके आंसर दोनों हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे अपने सिंगल चॉइस ही आएगा पेपर, तो इस पेपर में इसके 2 आंसर हो रखे हैं, तो करेक्शन वगैरह हुआ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां कि द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द कन्फिगरेशन। तो आपको सबके वो D5 वाले बॉक्स भरने हैं और बताने हैं किसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका ही मैग्नेटिक मोमेंट सबसे हाई होगा। तो यहाँ पर सीधा सा आपका आंसर हो जाएगा D5 में क्या होता है कि 5 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D5 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी उसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि ट्रांजिशन मेटल आयन एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट्स एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज। तो जो ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, तो इसमें होगा कि देखो ऑप्शन फर्स्ट है चिलेटिंग एजेंट, ऑप्शन सेकंड है ए सेंट्रल मेटल इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल की तरह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे हाईएस्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन द सेंट्रल मेटल आयन इज इन ए स्टेट ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में आपको sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसका होगा। तो देखिए दोस्तों, सब में आप देखोगे तो पहले में जो लिगेंड है वो F6 है, मतलब वीक लिगेंड है। बाकी दूसरे, तीसरे और चौथे में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने के केस में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 हो सकता है, लेकिन पहले में पेयरिंग होगी नहीं, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d2 रहेगा। तो आंसर इसका पहला हो जाएगा। बाकी आप अच्छे से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखें खुद, ठीक है, मैं जस्ट आंसर बताया इसका। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पर बताना है आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर सकता है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म वही शो कर सकता है जो दो डिफरेंट एटम से अटैच हो सके। तो जैसे बात करता हूँ मैं,
तो जो पहला है NO2 माइनस, NO2 माइनस में नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है और ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है। तो या तो NO2 माइनस की फॉर्म में ये जुड़ सकता है या ONO माइनस उसकी फॉर्म में भी जुड़ सकता है। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी सेकंड में देखो लोन पेयर नाइट्रोजन ही दे पाएगा, दोनों साइड से सेम ही एटम है। थर्ड में हाँ ऑक्सीजन ही दे पाएगा, फोर्थ में नाइट्रोजन ही दे पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर दे सकते हैं, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक बार ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक बार नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2, इस प्रकार बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और वैसे हम इसको तो यहाँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, N2 होता है उसके भी 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड है तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा N2 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डाई मैग्नेटिक। तो डाई मैग्नेटिक आपको बताना है, तो MOT यहाँ पर लगानी है। देखो MOT के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ गए हैं दोस्तों। तो केमिकल बॉन्डिंग में MOT काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करेगा। तो यहाँ पर Li2 है वो डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, बाकी सारे पैरा मैग्नेटिक हैं दोस्तों यहाँ पर। बाकी सारे पैरा मैग्नेटिक है, Li2 यहाँ पर डाई मैग्नेटिक की तरह रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, 26 नंबर क्वेश्चन। इसको पढ़िए, बताइए क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है दी कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट X डिक्रीज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट्स। If the reaction follow first order kinetics, the rate of the reaction when the concentration of X 0.01 will be। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, तो फर्स्ट ऑर्डर लगाना है। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, KT बराबर 2.303 log A नोट अपॉन A इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, यहाँ से हम K निकाल लेंगे। K निकाल लेंगे तो इसके बाद क्या पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर की K कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। तो आपको कंसंट्रेशन भी दे रखी है बाद वाली। ठीक है, अब K यहाँ पर नहीं पता था तो K इससे निकल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, 3.47 × 10⁻⁴ मोलर मिनट इनवर्स इसका आंसर आया था मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन विद वेरी हाई EA वैल्यू आर जनरली। तो एक्टिवेशन एनर्जी जिनकी बहुत हाई होती है वो केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है कि स्लो होती है, फास्ट होती है, किस स्पॉन्टेनियस होती है, क्या होती है। तो जैसे देखो दोस्तों कि मान लो जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं ऐसे, ठीक है, तो मान लो यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो मान लो किसी की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब रिएक्टेंट के पास बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है, तो वो रिएक्ट भी बहुत ही स्लो करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी बहुत कम है। तो देखिए जहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत लो होगी और वहाँ पर रिएक्शन वेरी स्लो हो जाएगी। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आपका, वेरी स्लो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको चारों में बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करेगा। तो देखो दोस्तों, जो सॉलिड NaCl होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बाकी सारे फ्यूज्ड NaCl एक्वस मीडियम है। ब्रीन सॉल्यूशन में भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो आयन इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। कॉपर तो मेटल हो गया, मेटल तो करता ही है, लेकिन सॉलिड NaCl है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट यहाँ पर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CaSO4 सॉल्यूशन 0.16 ग्राम ऑफ कॉपर गेट डिपॉजिट। इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिड्यूलेटेड वाटर देन द वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड एट STP विल बी। तो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ लॉजिक क्या लगाना है आपको। सबसे पहले तो आंसर बता देता हूँ, 56 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या लगाना है कि वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट बटे वेट ऑफ H2 डिपॉजिट,
बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2। तो आपको वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट दे रखा है 0.16 बटे हमको वेट ऑफ H2 डिपॉजिट निकालना है। तो बराबर कर दो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का मोलर वेट होता है 64 और कॉपर +2 की फॉर्म में रहता है तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, तो 64 बटे 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके तो वेट ऑफ H2 आपका आ जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम, 5 × 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। और आपको निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ H2। तो वॉल्यूम ऑफ H2 अगर आप निकालने जाओगे तो 5 × 10⁻³ को एंड यहाँ पर आपको उसको इसके STP पे जितना वॉल्यूम होता है एंड 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो इसका वॉल्यूम दोस्तों आ जाएगा ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा 56 cm3। इस प्रकार आप क्वेश्चन को करिए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है AB का इतना और इसमें A+ आयन है उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है और B+ आयन की कंसंट्रेशन आपसे पूछी है। तो देखो इसमें क्या होगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट होता है जैसे A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट बनाना है तब उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो उसमें देखना है आपको कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट दो चीज़ होती है यहाँ पर। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से तभी आपका प्रेसिपिटेशन बनेगा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा आयोनिक प्रोडक्ट बराबर जैसे क्या होता है KSP होता है, हम KSP होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट और एक है आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से तभी आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो देखिए KSP की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की, आयोनिक प्रोडक्ट में A+ की दे रखी है, B- की आपको निकालनी है तो B- की जगह B- रख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द सेल रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। तो इसमें आपको बताना है, तो जैसे सेल इक्वेशन होती है दोस्तों, इसमें वोल्टेज इंक्रीज करनी है, इनको वोल्टेज इंक्रीज करनी है। तो देखिए क्या होगा कि इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा 4। आपको वही फॉर्मूला लगाना E बराबर E0 माइनस 0.059 बटे n लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है कि E की वैल्यू हमको बढ़ानी है। तो E की वैल्यू बढ़ाने के लिए जो ये वाली वैल्यू है ये कम होनी चाहिए। ये कब कम होगी, जब रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ये चीज़ कम होगी। तो रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि Ag+ की कंसंट्रेशन आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। 32 नंबर है कि द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। तो दोस्तों 10⁻⁸, 10⁻⁷ मोलर की आपको pH याद ही होनी चाहिए। 10⁻⁸ मोलर की जो pH होती है वो होती है 6.97। तो वो आपकी रहती है 6 और 7 के बीच में, 6.97 रहती है 10⁻⁸ मोलर एसिडिक सॉल्यूशन की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 33 में कि द मास ऑफ ग्लूकोज दैट शुड बी डिपॉजिट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम लोअरिंग द वेपर प्रेशर एज द प्रोड्यूस बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया इन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें आंसर आपका रहेगा 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम आंसर होगा। इसमें थोड़ा तरीका बता देता हूँ मैं क्या होगा कि यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज बराबर दे रखा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया। तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्या होती है, आप इसका एक तरह से NB/Na, तो NB/Na ग्लूकोज बराबर होगा NB/Na ऑफ यूरिया।
तो NB/NA मतलब यहाँ पर ग्लूकोज और वाटर का मोल आपको रेशियो लेना है। तो ग्लूकोज का वेट आपको निकालना है तो W भी रख लेना, नीचे उसका जो मोलर मास 180 होता है। इसी प्रकार नीचे वाटर के मोल रखने हैं तो 50 ग्राम दे रखा है तो 50 बटे उसका मोलर मास 18 ग्राम बराबर है NB/NA यूरिया का 1 ग्राम दे रखा है तो उसका मोलर मास होता है 60। और इसी प्रकार वाटर का तो सेम ही दे रखा है तो 50/18। तो इस प्रकार आपको WB जो ग्लूकोज का मास है वो निकल जाएगा, इससे 3 ग्राम आता है। इस प्रकार करके देखिएगा, आपको करना कुछ नहीं है कि NB/NA ये है ग्लूकोज के लिए बराबर होगा NB/NA यूरिया के लिए। ठीक है, Na दोनों जगह सेम ही है एक तरह से, ये भी वाटर के लिए है और ये भी वाटर के लिए, दोनों का मास भी दोनों जगह सेम दे रखा है। आपको जो NB है यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर यूरिया है, तो दोनों को रेशियो लेकर आप निकाल देना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व व्हेन बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व्ड इन बेंजीन इज लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसिडरेशन, दिस इज बिकॉज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बेंजोइक एसिड का क्या बोलें कि कम हो गया है, थ्योरेटिकल जो कंसिडर किया था उससे कम हो गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी बात है कि जो बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन के अंदर, वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो डाइमर बना लेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, क्या होना चाहिए रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए? तो यहाँ पर डेल जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, और पहला ऑप्शन में भी दे रखा है डेल जी नेगेटिव और डेल एच भी नेगेटिव। ठीक है, डेल एच नेगेटिव है तो हमें क्या दिक्कत है, दोनों नेगेटिव हो जाओ, हमें तो डेल जी नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम फ्लोकुलेशन वैल्यू फॉर FeOH होल थ्राइस सॉल्यूशन? तो जिसमें जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही ज़्यादा फ्लोकुलेशन वैल्यू होगी, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है आपको, रिएक्शन डेल एच दे रखा है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है XYZ की इतनी इतनी इतनी, और टेम्परेचर एट विच द अबो रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम इज अबाउट। तो कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगी वो पूछा है आपको। तो सीधी सी बात है, जब हमारा फॉर्मूला होता है डेल जी बराबर होता है डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। आपको इक्विलिब्रियम दे रखा है तो डेल जी हो गया 0, तो डेल एच बराबर टी डेल्टा एस। आपको डेल एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर पूछा है, तो दोनों का रेशियो ले लो। यहाँ पर आपको डेल एच निकालना पड़ेगा रिएक्शन देखकर कि रिएक्शन में प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, वैसे आपको डेल एच निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टेम्परेचर। तो इसका आंसर की बात करूँ मैं तो इसका आंसर होता है 500 केल्विन, 500 केल्विन इसका आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द रेडियस ऑफ Na प्लस Cl माइनस आर 95 पिकोमीटर एंड 181 पिकोमीटर। द एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज, एज लेंथ पूछिए आपको। तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि NaCl होते हैं तो NaCl FCC के अंदर रहता है। FCC के अंदर जो आपकी जो वॉइड होते हैं, वो FCC में जो वॉइड होते हैं दोस्तों, वो जो एज लेंथ होते हैं उसी पर वॉइड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Cl माइनस हो गया, मान लो यहाँ पर Cl माइनस हो गया और बीच में आपका क्या हो गया Na प्लस हो गया। तो इस लाइन की आपको बतानी है लंबाई कितनी होगी, रेडियस आपको दे रखी है। तो जो बीच में Na प्लस है तो Na प्लस की रेडियस का डबल कर दो, और एक इधर Cl माइनस की इधर रेडियस, एक इधर वाले Cl माइनस की रेडियस, तो दोनों को जोड़ दो। कहने का मतलब 2 Na प्लस 2 Cl माइनस रेडियस को जोड़ देंगे तो आपकी एज लेंथ आ जाएगी। तो आपकी जो एज लेंथ आ रही है इससे वो आ रही है 552 पिकोमीटर, 552 पिकोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं, दो तरह का होता है, प्लस आई माइनस आई। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के थ्रू ही लगता है। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है, तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बेसिसिटी ऑफ एनिलीन इज लेस देन दैट ऑफ कार्बोसाइक्लोहेक्सिल एमीन, दिस इज ड्यू टू। तो एनिलीन की बेसिसिटी कम होती है साइक्लोहेक्सिल एमीन से, ऐसा क्यों होता है? तो देखो दोस्तों, एनिलीन होती है उसमें ये NH2 है, तो NH2 का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जाने की वजह से वो फ्री नहीं रहता। ठीक है, फ्री नहीं रहता, वो NH2 माइनस है, उसका प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, रिंग इसको खींच रही है, इसलिए वो किसी और को अपना लोन पेयर नहीं दे पाता आसानी से, इसलिए उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बेसिसिटी होती क्या है कि किसी को लोन पेयर कितना अच्छे से डोनेट कर पा रहा है उसी की बेसिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी आपकी एनिलीन की इस वजह से, क्योंकि उसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हीटिंग इट इन ईथर मीडियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इथाइल ब्रोमाइड को हमने इथेन बनाया है, तो जो रिएक्शन होती है उसमें क्या देते हैं? तो दोस्तों देते हैं उसमें सोडियम देते हैं और नीचे ड्राई ईथर होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, RX से बन जाता है आपका R और R। तो आपको बताना है सोडियम, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, कायरल एटम बताना है, तो कायरल एटम आपका थर्ड के अंदर कायरल एटम प्रेजेंट है, तो थर्ड है उसके अंदर कायरल एटम प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच साइक्लो एल्केन हैज़ द लोएस्ट हीट ऑफ कंबंशन पर CH2 ग्रुप? तो पर CH2 ग्रुप किसमें आपकी लोएस्ट हीट ऑफ कंबंशन है? तो देखो दोस्तों, हीट ऑफ कंबंशन स्टेबिलिटी के अपोजिट होती है, हीट ऑफ कंबंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, तो जो रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसकी हीट ऑफ कंबंशन सबसे लोएस्ट होगी। तो हमको पता है कि 6 मेंबर रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, तो साइक्लोहेक्सेन की हीट ऑफ कंबंशन होगी वो सबसे लोअर होगी। तो आंसर 4 हो जाएगा इसमें आपका। आगे बढ़ते हैं। द कैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई HCl ऑन एन एल्कोहलिज। तो ड्राई HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं हम एल्काइल क्लोराइड की, तो दोस्तों उसके अंदर जैसे ROH है, ROH, और ROH से बनाना है आपको RCl। तो आप हम क्या लेते हैं, RCl बनाया है मैंने, थोड़ा लिखने में उल्टा पुल्टा हो गया है, RCl लिखा है यहाँ पर मैंने दोस्तों। तो ऊपर क्या लेते हैं दोस्तों, ऊपर लेते हैं HCl, इस एरो के ऊपर HCl, और साथ में लेते हैं हम ZnCl2। ये रिएक्शन आपने बहुत बार देखी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, एनहाइड्रस ZnCl2 से हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों नेम रिएक्शन, ये रिएजेंट रट लेना, क्वेश्चन आएंगे भर भर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिएक्शन, आपको रिएक्शन बतानी है, ये रिएक्शन दे रखी है तो मैं बता देता हूँ। रिएक्शन RX है, एल्कोहलिक KCN देंगे तो RCN बन जाएगा, ए हो गया आपका RCN, फिर उसको डाइल्यूट HCl देंगे तो ये इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये RCOOH हो जाएगा। तो एक तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना मिले इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ आगे दोस्तों, क्योंकि आगे मैं कोई डायरेक्ट आंसर ही तो बताने हैं, आगे वाले क्वेश्चनों में ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड नॉट इवोल्व CO2 व्हेन ट्रीटेड विथ NaHCO3 सॉल्यूशन? तो NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने पर कौन CO2 नहीं देगा? तो देखो दोस्तों क्या होता है कि NaHCO3 बनता है H2CO3 से, तो जो चारों में से जो कंपाउंड H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक है वो CO2 इवोल्व कर देगा, और जो इससे कम एसिडिक है वो CO2 इवोल्व नहीं करेगा। तो इसमें जो फिनोल दे रखा है आपको 2 नंबर पे, वो H2CO3 से कम एसिडिक होता है, वो CO2 इवोल्व नहीं करता, तो आंसर आपका फिनोल हो जाएगा। बाकी सेलिसाइक्लिक एसिड में क्या होता है कि बेंजीन होती है, उस पर एक COH होता है और अल्फा पोजिशन पर ही OH होता है। इसके अलावा बेंजोइक एसिड होता है, उसमें बेंजोइक एसिड में क्या होगा
कि बेंजीन होगी उस पर COH होगा, और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड बेंजीन है उस पर COH है, और 4 नंबर पे आपको NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो सभी H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होते हैं बजाय फिनोल को छोड़कर, तो इसका आंसर फिनोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हीटिंग फिनोल विथ क्लोरोफॉर्म इन एल्कली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू। तो देखो फिनोल है और क्लोरोफॉर्म दिया है एल्कली की प्रेजेंस में, आपको बताना है कि क्या बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ रिएक्शन, ये आपका दोस्तों फिनोल दे रखा है, फिनोल दे रखा है, साथ में CHCl3, साथ में एल्कली दिया हुआ है तो मान लो NaOH दिया होगा, NaOH। आपको ये रिएक्शन बतानी है क्या होगी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये बना रहा हूँ सैलिसिलिक एल्डिहाइड, मतलब यहाँ पर तो OH लगा है, ये तो बन गया आपका फिनोल, और इसके जो नेक्स्ट पोजीशन है वहाँ पर लग जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 47 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सैलिसिलिक एल्डिहाइड। 48 है, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट इज ड्राई डिस्टिल्ड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज। तो रिजल्टिंग कंपाउंड आपका हो जाएगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन PH C++O दैट इज एसिटोफिनोन, वो बनता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे बेंजोइक एसिड कौन सा नहीं देता। तो बेंजोइक एसिड आपका दोस्तों वो बेंजाइल क्लोराइड होता है, वो बेंजोइक एसिड नहीं देता। बेंजोइक एसिड में बेंजीन के ऊपर COH लगा होना चाहिए, लेकिन बेंजाइल क्लोराइड में उसका ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता, बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा है। तो ये बेंजोइक हाइड्रोलिसिस होने पर केवल बेंजोइक एसिड नहीं देता। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड Cl हटकर यहाँ पर OH ही लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा हाइड्रोलिसिस होने पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड अंडरगो होफमान रिएक्शन टू गिव ए प्राइमरी एमीन। तो होफमान रिएक्शन देखो, नेम रिएक्शन आ गई दोस्तों कि होफमान रिएक्शन में प्राइमरी एमीन कौन सा देगा। तो ये थर्ड वाला RCONH2 है, C डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, RNH2 बच जाएगा, ये आपका प्राइमरी एमीन देगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 60 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, इसलिए सिलेक्टिव क्वेश्चन ही कीजिएगा, सब क्वेश्चनों के चक्कर में मत फंसिएगा वरना आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, सिलेक्टिव जो आसान आसान क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन वगैरह कम है, टाइम कम लग रहा है, वो सबसे पहले कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज कंटेन इन एडिशन टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसके अलावा क्या क्या होगा। तो उसके अलावा देखिए उसमें जो कार्बन होंगे उन पर OH लगे होंगे, तो एक जो नीचे नीचे वाला कार्बन होगा वो 1 डिग्री होगा और बाकी सारे 2 डिग्री होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड कि 1 प्राइमरी OH एंड 4 सेकेंडरी OH ग्रुप। आपको बस ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम बनाना है, उसमें दिख जाएंगे आपको। 52 है, ए डिस्टिंक्टिव एंड करेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ फेट। फेट में क्या होता है, फेट के बारे में पूछा है दोस्तों। तो फेट में क्या होते हैं, फेट क्या होते हैं बेसिकली हायर ऑर्डर ऑफ एस्टर होते हैं। तो एस्टर ग्रुप होता है उसके अंदर, हायर ऑर्डर ऑफ एस्टर ग्रुप, एस्टर को ही फेट बोलते हैं, तो एस्टर ग्रुप उसके अंदर होता है। तो नेक्स्ट है आपका कि एट pH 4 ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज। तो pH 4 दे रखी है, ग्लाइसिन का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला लगभग 4 ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। अब आपको ये दिया है कि pH 4 पर क्या होगा। तो देखो एसिडिक मीडियम दे रखा है, एसिडिक मीडियम है तो H+ भर के होंगे वहाँ पर, तो H+ भर के होंगे तो COH को अपना H+ देने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन NH2 है उसको वो H+ ले लेगा, H+ भर के रखे हुए हैं तो वो ले लेगा H+। तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि इंसुलिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ। देखो इंसुलिन का क्वेश्चन आया है, तो इंसुलिन में क्या होता है कि इंसुलिन जो ग्लूकोज लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, तो उनको जो पचाने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, वो इंसुलिन करता है। तो आपका आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा इंसुलिन के अगर मैं बारे में और बात बताऊं
तो इंसुलिन के अंदर अगर पूछ ले कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो जिंक होता है, जडन इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए, आपके अंदर कमी हो जाए, तो डायबिटीज़ हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है। और अगर आपसे इंसुलिन की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करें तो उसके अंदर मतलब 2 पेप्टाइड चेन होती है, ए और बी 2 पेप्टाइड चेन होती है, वो आपस में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहती है। मतलब एक चेन ऐसे है, दूसरी चेन ऐसे है, ये मतलब पेप्टाइड चेन है, और इनके बीच में ये जुड़ी रहती है आपस में। और जो बॉन्ड होते हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, एस और एस से जुड़े रहते हैं वो, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। 3 डाइसल्फाइड इसके अंदर बॉन्ड होते हैं, यही इंसुलिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट है द फॉर्मूला मास ऑफ मोहर सोल्ट। अब आपको मोहर सोल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोहर सोल्ट का फॉर्मूला होता है दोस्तों FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। 6H2O ये मोहर सोल्ट का फॉर्मूला है। इसका मोलर वेट दे रखा है 392, और आपको बताना है कि KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज करवाया गया तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो यहाँ पर मेटल, यहाँ पर आयरन है, तो आयरन +2 में है, +2 से वो +3 में जाएगा, तो उसका जो N फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर वेट अपॉन N फैक्टर, तो N फैक्टर 1 है तो मोलर वेट इसका 392 है, तो वो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड अपॉन। देखो टेस्ट जो ऑर्गेनिक टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आने के अनुमान है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर ली। तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है? नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड में जो रिडक्शन होता है उस पर बेस होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब NO3- से NO बनता है। तो आपने शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ब्राउन रिंग टेस्ट NO+ देकर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछने वाले क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्रोलिन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। तो एक्रोलिन टेस्ट के बारे में बात की गई है दोस्तों। तो एक्रोलिन टेस्ट होता है वो ऑयल्स और फेट होते हैं उनका टेस्ट होता है। जो फेट वगैरह होते हैं कंपाउंड में, ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनको पता करने के लिए एक्रोलिन टेस्ट काम में लेते हैं, तो ये उसके लिए पॉजिटिव होता है। इसको एक बेलिस्टीन टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हैलोजन प्रेजेंस होती है, उसको डिटेक्ट करने में ये काम आता है दोस्तों, ठीक है। और नहीं, मैं करेक्ट करता हूँ दोबारा से। 57 क्वेश्चन कर रहे थे। एक्रोलिन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। तो ऑयल और फेट के लिए जो टेस्ट होता है वो एक्रोलिन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें ऑयल और फेट है, उसको हीट देते हैं, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑयल और फेट का टेस्ट होता है एक्रोलिन टेस्ट। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन द in an organic compound which produce a bluish green color flame on heating in presence of copper। तो वो कौन सा होगा, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ब्लू ग्रीन कलर देता है कॉपर की प्रेजेंस में। तो दोस्तों आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजिन। तो कॉपर की प्रेजेंस में हम टेस्ट करते हैं, ये एक तरह से ये होता है बेलिस्टीन टेस्ट। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में गलती से बोल गया था, ये बेलिस्टीन टेस्ट होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में। और इसमें जो ग्रीन कलर की फ्लेम मिलती है वो कॉपर हैलाइड के बनने की वजह से मिलती है। कॉपर हैलाइड बन रहा है, उसकी वजह से ग्रीन कलर की यहाँ पर फ्लेम आपको मिल रही है। तो ये हैलाइड है या नहीं कंपाउंड के अंदर, ये पता करने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजिन के लिए टेस्ट होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है हमारा कि फॉर ए रिएक्शन A+B से बन रहा है C+D। आपको बताया है कंसंट्रेशन A को डबल कर दिया और B को छेड़ा ही हमने, तो रेट आपकी डबल हो गई। और कंसंट्रेशन B को हमने 9 टाइम कर दिया, तो आपकी जो कंसंट्रेशन A को छेड़ा नहीं तो रेट आपकी 3 गुना हो गई। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3/2, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें आपको बताना है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एलिवेशन होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन होता है तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो Na2SO4 में 2 और 1 तीन आयन है, एक की कंसंट्रेशन 0.01 है, तो तीनों की क्या होगी 0.03। ठीक है, बाकी सब में देखें KNO3 में देखें तो 2 है तो 0.02, यूरिया में एक ही है तो 0.015 ही होगी, ग्लूकोज में भी एक ही पार्टिकल है तो 0.015 होगी। तो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा Na2SO4 का, क्योंकि उसकी 3 गुना बढ़ जाएगी कंसंट्रेशन, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपने देखा कि केमिस्ट्री के हर चैप्टर से क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। कुछ जैसे टॉपिक है फोटो केमिस्ट्री, NMR, उनके क्वेश्चन इस पेपर के अंदर नहीं थे, तो उनको भी आप पढ़िएगा। ठीक है, ये जस्ट सैम्पल पेपर था, ज़रूरी नहीं इसमें सारे चैप्टर कवर किए जाएं। ठीक है, तो आप पढ़िएगा उनको और करिएगा। देखिए पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर सोल्व कर पाओ उतना आपके लिए बढ़िया है। जो टॉपिक आपके वीक रह गए हैं उनका पता इसी प्रकार सैम्पल पेपर सोल्व करोगे तभी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो उन पे ज़्यादा टाइम दीजिए। और आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन के करने के चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, लास्ट के 10-15 क्वेश्चन तो आप देखे बिना ही रह जाओगे। तो टाइम कम होता है, पहले उनको करिएगा जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले कोशिश करिएगा 40 से 45 क्वेश्चन कर दो आप, तो आप थोड़े सेफ जोन के अंदर आ जाओ। उसके बाद जो कठिन क्वेश्चन है उनको हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिए आप, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से भी इसको प्रिंट निकाल कर आप सोल्व करके देख सकते हैं। इसमें मैंने सॉल्यूशन इसका बताया है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।